तो डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट 1 का कुछ छूटे हुए पोर्शन को यहाँ डिफाइन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है और फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले नहीं पढ़ाए थे। तो यहाँ सिलेबस में आपको चारों ब्रांचों में है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये मैकेनिक्स में दिया हुआ है और फिजिक्स का ही पार्ट है, आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ाना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में है। तो यहाँ देखिए, पहला है डेफिनेशन पदार्थ की, मैटर की। ठीक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। ठीक है, यानी पदार्थ क्या है, मैटर वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं। तो यहाँ पदार्थ के लिए यानी मैटर के लिए हमने क्लासिफाइड किया है यानी सॉलिड और लिक्विड, यानी दो फॉर्म में पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है मेनली। ठीक है, ठोस और ये कौन सी, तरल, है ना। और तरल को दो भागों में फिर से बांटा है, द्रव और गैस। ठीक, तो पदार्थ की कुल हम कह सकते हैं तीन अवस्थाएं, है ना, मेनली तो दो ही होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आप लोग जानते हैं पदार्थ के लिए, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं लोहा, पानी, हवा आदि। ठीक है, पिंड या वस्तु, इसको हम बोलते हैं बॉडी। कभी कभी कहते हैं एक पिंड या वस्तु, और सिंपली बॉडी के लिए बॉडी ही ट्रीट करते हैं। तो आप जान लें यहाँ पर कि बॉडी क्या है, यानी पिंड किसे कहते हैं। यह है किसी पदार्थ का वह भाग होता है ना। ये मैटर है ना, पदार्थ, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, पिंड क्या है, इस पदार्थ का एक भाग होता है जो निश्चित स्थान घेरता है। ठीक है, यानी जो इसकी वैल्यू होती है स्थान घेरने की, बहुत पर्टिकुलर होती है, जिसकी, ठीक है, जिसकी मतलब सहिति होती है, जिसका मास या जिसकी सहिति। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसकी सहिति, यहाँ पर देखिए सहिति और ब्रैकेट में मास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छूटा हुआ है, सहिति तथा आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया। ये क्या होता है, पदार्थ का एक भाग होता है जो निश्चित स्थान घेरता है, जिसकी सहिति होती है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, पिंड कहलाता है। तो पिंड आपको समझ में आ गया। अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन में है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, यानी ये एक दृढ़ पिंड होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, यानी ये ऐसा पिंड होता है जिस पर कई तमाम बल लगाने के बावजूद भी इसके रूपरेखा और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह पिंड जिस पर बल लगाने से उसके कणों के बीच की दूरी नियत रहती है, दृढ़ पिंड कहलाता है। वास्तव में व्यवहार में कोई दृढ़ पिंड पॉसिबल नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। और इसी दृढ़ पिंड का ही हम यूज करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मानेंगे, जब भी किसी वस्तु को मानेंगे, कि माना जितने भी हमने क्वेश्चन किए, लामी किए, जो भी प्रॉब्लम्स की, ठीक है, उन सभी में हम दृढ़ पिंड को ही मान के चलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो पिंडों की पोजीशन दिखाई है। ये मान लीजिए कोई पिंड है और इस पिंड पर ये तमाम फोर्स लगे हुए हैं, और इस पिंड के कोई पर्टिकुलर दो ए और बी कणों की बात की है। इस पे तमाम बल लगने के बावजूद भी इन दोनों कणों के बीच की डिस्टेंस एक्स अगर नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो या चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ए से ए डैश पर पहुंच जाता है, ये बी से बी डैश पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर या तो दूरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर ये अपनी जगह पे स्थिर रहे। अगर ये दूरी सेम है बल लगाने के बावजूद भी, यदि x बराबर एक्स डैश, तो दृढ़ पिंड कहलाएगा, यानी ये रिजिड बॉडी कहलाएगी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर x डज नॉट इक्वल टू एक्स डैश, तो क्या है, विरूपणीय पिंड कहलाएगा, यानी पिंड में विरूपकता, यानी पिंड में उसकी शेप में चेंजिंग आ गई। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका दृढ़ पिंड। ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, मैकेनिक्स में। अगली नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन 4 है प्रत्यास्थ पिंड, यानी इलास्टिक बॉडी। ये भी काफी इंपोर्टेंट डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, वह पिंड जिस पर बल लगाने से उसके आकार में समानुपातिक परिवर्तन या विरूपण होता है, तथा बलों को हटाने पर आकार में परिवर्तन या विरूपण शून्य हो जाता है, उसे इलास्टिक पिंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप कह सकते हैं रबर। ठीक है, रबर होती है
तो उसको हम खींचते हैं बल लगा कर, तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो खिंच जाती है, यानी बल के समानुपाती होती है। और जब बल को हम छोड़ दें तो वह अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में अगर आ जाए कंप्लीटली, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ पिंड यानी इलास्टिक बॉडी। तो हमने यहाँ पर दृढ़ पिंड को एक दिखाया है, इधर विक्षेपण दिखाया है इस लाइन पर, और इस एक्सिस पर बल लगाया है। तो बल लगाने से बिंदु ए तक हमने बल को बढ़ाया है। तो दृढ़ पिंड में अगर हम बल लगाएं तो उसमें कोई भी विरूपकता पैदा नहीं होती है, यानी पिंड के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं, यानी उनके बीच की दूरी नियत रहती है। लेकिन इलास्टिक पिंड में यह है प्रत्यास्थ पिंड। प्रत्यास्थ पिंड में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बल लगाते हैं वैसे वैसे इसमें विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, बल विक्षेपण के समानुपातिक होता है, यानी विरूपकता के समानुपाती होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम बना के हम दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को दिखा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है, कि इलास्टिक बॉडी बल लगाने से बल के समानुपातिक उसके आकार में विक्षेपण यानी विरूपकता उत्पन्न हो जाती है, और अगर बल को हटा दें तो वह पुनः अपने पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसे पिंड को इलास्टिक पिंड कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से हमने दोनों को क्लियर किया। विरामावस्था किसे कहते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे विरामावस्था में कहते हैं। ठीक है, जैसे मकान हो गया, पेड़ हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो डेफिनेशन 6 है गति अवस्था यानी स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को निरंतर बदलता रहता है तो उसे गति अवस्था या मोशन में कहते हैं। ठीक है, लगातार अपनी स्थिति को बदलता रहता है अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष। जैसे पृथ्वी हमेशा अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, बहता हुआ पानी, चंद्रमा, चलती हुई सभी गाड़ियां, इनके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर समझेंगे और दोनों को अलग अलग देखेंगे। दूरी क्या है, किसी गतिमान पिंड या वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान पिंड के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन को एक बार पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी गतिमान पिंड के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसकी दिशा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने दिखाया, देखिए ये हमने इस तरह से एक वर्ग ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है, और ये जो भी होगी वो डिस्टेंस है। तो देखिए ये अगर कोई भी चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, ए पॉइंट से, इसका शुरुआत पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए से एल डिस्टेंस बी तक ट्रेवल करता है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और सी से डी तक एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, दूरी हमने बताया आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कुल जो लंबाई होती है उसको दूरी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एल, एल और एल, तो एल प्लस एल बराबर 3L, ये तो दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन हमें निकालना है, तो विस्थापन के लिए हमने बताया ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। लेकिन हम क्या करते हैं विस्थापन में, शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम बिंदु तक की, ठीक है, अंतिम बिंदु तक की दूरी को ही लेते हैं। तो सीधी दूरी यहाँ पर देखिए लिख रहा है, किसी गतिमान पिंड के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं, और इसकी दिशा क्या होती है, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। तो आरंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दिशा होगी, यानी ए डी, यानी विस्थापन क्या होगा ए डी, और इसके ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे, ये वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि एक सदिश राशि है ए डी, और ए डी की यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दोबारा फिर से बताया है कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, और ये जो कोई भी पिंड या वस्तु बिंदु ए से चलना स्टार्ट होता है साइक्लिक ऑर्डर में ये, और ए पर ही वापस आ जाता है, तो दूरी कितनी होगी, ये अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा, तो 2πr, यानी कुल लंबाई को दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी लंबाई को हम विस्थापन बोलते हैं।
बिंदु ए से चल के स्टार्ट हुआ और ए पर ही आके समाप्त हो गया, तो इसका आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो ये इसमें डिफरेंस है। और कुछ डेफिनेशन हम कवर करेंगे इसी के अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। तब तक के लिए थैंक यू।